हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज का पार्ट। तो इसमें आपको पहले दे रखा है मेथड और स्ट्रेटेजीज ऑफ प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो इसमें दो पार्ट देखेंगे, एक तो प्राइस स्कीमिंग है और एक प्राइस पेनिट्रेशन का पार्ट है। देखिए, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारे मेथड्स आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक है, अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट देखी है यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो टॉपिक देखा ही है, इसमें तीन ही पार्ट है: प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लोड प्राइसिंग। जब भी न्यू प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात करते हैं तो उसमें दो ही मेथड आते हैं। मैंने क्या बोला? न्यू प्रोडक्ट, याद रखना। और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जब भी न्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं तो दो मेथड्स आपके माइंड में आते हैं, एक तो प्राइस स्कीमिंग और एक प्राइस पेनिट्रेशन। प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन को मिला के आप पायनियर प्राइसिंग भी बोल सकते हैं, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एमसीक्यूज बताया था जिसमें लिस्ट आई थी। तो उसमें प्राइस स्कीमिंग लिखा हुआ था, उसको आपको मैच करना था किससे? पायनियर प्राइसिंग से। अगर प्राइस पेनिट्रेशन भी लिखा आता है तब भी आप उसको पायनियर प्राइसिंग से ही मैच करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है, प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन, वो पायनियर प्राइसिंग के ही पार्ट है। फिर इसके बाद पीक लोड प्राइसिंग देखेंगे। फिर देखिए, मैंने थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का पार्ट भी कवर किया है, अराउंड 8 थ्योरीज है। अब वो इसलिए कवर किया क्योंकि जून 19 और दिसंबर 19 में थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। अब कैसा आया है क्वेश्चन कि एक आपके इस साइड पे तो लिस्ट वन में इकोनॉमिस्ट के नाम दे दिए, यानी जितने भी प्रोफेसर या इकोनॉमिस्ट हैं उनके नाम दे दिए 4, और यहाँ पे आपको बोल दिया थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट के नेम, जैसे वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इस तरीके से आपको अलग अलग थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट के नाम दे दिए और आपको मैच करने थे। ठीक है, तो कैसे भी आ सकता है, इसलिए मैंने जो 8 थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है उसमें पर्टिकुलर वही एक्सप्लेनेशन का पार्ट और क्रिटिसिज्म का पार्ट भी कवर किया है। एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेथड और स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। इन प्राइसिंग एंड न्यू प्रोडक्ट जनरली 2 टाइप्स आर फॉलोड। जब भी आप प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन को एक, मैं बोल सकता हूँ, लाइन में याद रखना चाहो तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर नए प्रोडक्ट के लिए आप शुरू में हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो उसे बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग, और जब भी आप लो प्राइस चार्ज कर रहे हो शुरू में उसे हम बोलते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। तो ये तो नॉर्मल वन लाइन है कि अगर आपको कभी भूल जाओ तो ध्यान रहेगा, और कभी भी ध्यान नहीं रहे तो आप ऐसे याद रख लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या कोई भी हम बोल सकते हैं मोबाइल, तो आप मोबाइल के में भी केस में देख सकते हो वन प्लस या एप्पल। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, प्राइस स्कीमिंग का पार्ट। देखिए, जैसे कोई कंपनी है वो मार्केट में क्या कर रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, मान लो कि अराउंड 1 मंथ बाद लॉन्च करने वाली है, तो आपको पहले से ही पता चल गया है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर एक तरीके से उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि उसको उसी में प्लेजर मिलता है अगर वो पर्टिकुलर वो चीज़ यूज़ करता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया कि एप्पल आईफोन, तो जब भी क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है या बोलती है कि हम लॉन्च करने वाले हैं 2 महीने में, 3 महीने में, तो उससे पहले ही लोगों को एक्साइटमेंट रहती है, और इस केस में पहले से ही वो क्या करते हैं, प्री बुक करा देते हैं। जब भी वो डेट खुलती है पहले से ही बुक करा देते हैं, तो कंपनी को पता है कि हैवी डिमांड रहेगी, तो उस केस में क्या करती है, वो पहले से ही ऊपर ऊपर की क्रीम निकालना चाहती है, जिसे हम बोलते हैं स्कीम द क्रीम ऑफ। इसका मतलब वो मार्केट में एट ए टाइम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाना चाहती है शुरू में ही, तो उस केस में क्या करेगी, वो प्राइसेस हाई रख देगी, क्योंकि उसको पता है कि कंज्यूमर एक तरीके से अगर वो प्राइस बढ़ाएगी भी ना तो इतनी ज़्यादा डिमांड कम नहीं होगी, यानी कंज्यूमर डेविएट नहीं होगा दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ। और कॉम्पिटिटर के पास कोई ऐसा फीचर भी नहीं है अभी, क्योंकि आपने जो एक तरीके से पर्टिकुलर फीचर या प्रोडक्ट निकाला है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास है ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि उस वक्त के लिए कंपटीशन नहीं है, आपका नया फीचर आ रहा है, आपने जनरली बताया भी नहीं है, आपने बस क्या कुछ फीचर्स हल्के से स्पेसिफाइड कर रखे हैं, लेकिन जैसे आपकी मीटिंग हुई ऑफिशियल, उस वक्त आपने बताया कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आने वाले 10 दिन में 15 दिन में क्या हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, और हमने मोबाइल की बुकिंग चालू कर दी है, तो कस्टमर एक्साइटेड। ठीक है, और प्राइस चाहे हाई हो तब भी वो पैसे देने के लिए तैयार रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस स्कीमिंग। व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट द फर्म फिक्सेज ए प्राइस मच हायर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे ए हाई प्राइस टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ बीइंग द फर्स्ट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जनरली इसका एग्जांपल आप किसके थ्रू देख सकते हो, मैंने आपको बताया एप्पल फ़ोन के थ्रू, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के थ्रू दे सकते हो, या जैसे वन प्लस मोबाइल की बात कर लीजिए, आपको पता है कि उसका भी लोगों में क्या रहता है, एक्साइटमेंट रहता ही है। लेकिन आप नॉर्मल मोबाइल की बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं एक्साइटमेंट रहता हो। हाँ, पहले एमआई के मोबाइल थे, आप जानते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था, क्योंकि उनकी प्राइसेस क्या थी, कम थी, प्राइसेस क्या रहती थी, लो रहती थी, तो इसलिए लोग क्या करते थे, ऑनलाइन बुकिंग बहुत ज़्यादा करवा देते थे। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं कि शुरू में ही प्राइस हाई कर रखी है, ताकि आपने पूरा का पूरा जो भी प्रोडक्ट इशू करा वो कंज्यूमर ने डिमांड करी, आपको पता है, तो सारे के सारे कंज्यूमर ने एक तरीके से परचेज कर लिए शुरू में ही। अब आपका प्रोडक्ट 3-4 महीने बाद पुराना हो गया मान लो, तो आपको पता है कि आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद वापस से एक और नया मोबाइल निकालोगे,
तो उस वक्त तक आप अपनी प्राइस क्या कर दोगे, वो पुराने वाले मोबाइल की कम कर दोगे। तो शुरू में आपने हाई प्राइस चार्ज करी, फिर आपने धीरे धीरे करके क्या कर दी, जैसे ही डिमांड कम हुई तो प्राइसेस क्या कर दी, कम, ताकि कुछ कंज्यूमर जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो बाद में खरीद लेते हैं। आप देखते हो अभी भी, देखो आईफोन को मेरे हिसाब से जो पर्टिकुलर बता रहा हूँ 9-10 मंथ हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, वो पुराने मोबाइल को परचेज करते हैं। प्राइसेस थोड़ी कम हो जाती है, स्लैश हो जाती है, जैसे 1,20,000 का मोबाइल आ रहा है तो वो 90,000 का मिलने लग जाएगा, 80 का मिलने लग जाएगा, आप देख सकते हो। पर शुरू में प्राइसेस क्या रहती है, वही रहती है, नए पार्ट की या नए प्रोडक्ट की प्राइस। तो यहाँ हम बोल सकते हैं द हाई प्राइस चार्ज हेल्प टू स्कीम द क्रीम ऑफ द मार्केट एट ए टाइम व्हेन देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। बोल दिया, दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द न्यूली इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट रीच द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर आफ्टर ए लॉन्ग वेटिंग, क्योंकि उसने उसका खूब इंतजार किया था। एंड बाय द टाइम इट कम्स टू द मार्केट ए हैवी डिमांड फॉर द सेम हैज़ एक्यूमुलेटेड। तो बोल रहा है जैसे ही वो मार्केट में आता है उससे पहले ही बहुत सारी डिमांड, यानी बहुत सारे कस्टमर उसकी डिमांड करने लग जाते हैं और कंपनी को भी पता रहता है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, हाई प्राइस ही चार्ज करेगी। व्हेन फिक्सिंग द प्राइस द प्रोड्यूसर टेक्स दिस एडवांटेज ऑफ द मार्केट। उसको पता है मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है और 2 महीने पहले से ही लोग डिमांड कर रहे हैं, लोगों ने क्या कर दिया, बोला बुकिंग विंडो कब खुलेगी, हम बहुत जल्दी खरीदेंगे, उनको वैसे ही रेस्पॉन्स पता चल गया, ठीक है, माउथ पब्लिसिटी बहुत सारी हो गई, एडवर्टीजमेंट बहुत सारी हो गई। तो ये बोल रहा है कि ये सिचुएशन क्या है, जो भी पर्टिकुलर स्कीम द क्रीम ऑफ की, या बोल सकते हो हाई प्राइस चार्ज करने की, ये लॉन्ग तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। इन द लॉन्ग रन न्यू फर्म्स विल एंटर इनटू इंडस्ट्री, और वो क्या करेगी, सेम ऐसा का ऐसा प्रोडक्ट इमिटेट करने की कोशिश करेगी, आप बोल सकते हो कॉपी करने की कोशिश करेगी, या आपने जो फीचर इनकॉर्पोरेट किए हैं वो सेम टू सेम वैसा फीचर लाने की करेगी। ठीक है, मान लो देखिए जैसे मोबाइल में आप जानते हो स्लो मोशन का फीचर आता है, तो पहले नहीं था ये मान के चलिए, लेकिन कोई नई मोबाइल कंपनी लेके आई तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों को वैसे स्लो मोशन बनाने का शौक है, ये मान के चलिए, तो उसके बहुत ज़्यादा मोबाइल बिकेंगे। लेकिन दूसरी कंपनी ने भी क्या कर दिया, वो फीचर लेके आ गए, तो अब उसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू में उसने जितना कमाना था वो कमा लिया पर्टिकुलर प्राइस पे, हाई प्राइस पे, फिर उसके बाद उसने भी अपनी प्राइसेस धीरे धीरे कम कर दी, क्योंकि उसको पता है कि अब उसके मोबाइल इस हाई प्राइस पे नहीं बिकेंगे, अब उसको नए फीचर और लाने पड़ेंगे। तो यही बोल रहा है, इन द लॉन्ग रन द नंबर ऑफ एंथुसियास्टिक बायर्स हु आर रेडी टू बाय एट ए हाई प्राइस विल डिक्रीज। फॉर एग्जांपल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एग्जांपल दे रखे, टीवी, मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर वर इंट्रोड्यूस, देयर प्राइस वर वेरी हाई, जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे व्हेन मोर एंड मोर न्यू प्रोड्यूसर इमिटेटेड दीज प्रोडक्ट, मतलब सेम टू सेम ऐसे फीचर वाले प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उनकी प्राइसेस क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ठीक है, द फर्म मेक्स ए ह्यूज प्रॉफिट बाय प्राइस स्कीमिंग। The price skimming policy is followed as long as there is heavy demand without any competition from a rival। क्योंकि अगर competition है तो उस केस में देखो इलास्टिसिटी के बहुत चांस है। आपको पता है कि यहाँ पे हाई इलास्टिसिटी नहीं है, यहाँ पे लेस इलास्टिसिटी है। क्यों? क्योंकि एक तो कंपटीशन नहीं है और आप अपनी प्राइसेस बढ़ा रहे हो तब भी डिमांड कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं हायर इनकम ग्रुप इसको अफोर्ड कर सकता है। जैसे मैंने एप्पल की बात करी, अब देखो वन प्लस की बात करी तो मैं अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे महंगा लगता है। ठीक है, मेरे फ्रेंड अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें नॉर्मल लगता है आईफोन, कईयों के पास है। क्यों? क्योंकि वो हायर इनकम ग्रुप से रिलेटेड है, तो उनके लिए डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक रहेगी। क्योंकि प्राइस बढ़ने पर वो क्या करेंगे, डिमांड इतनी कम नहीं करेंगे, बल्कि वो सोचेंगे कि यार इसमें और फीचर जुड़ गए हैं हाई प्राइस के थ्रू सोचते हुए, जबकि कईयों को चलाने भी नहीं आता, आपको पता होगा। ठीक, और कई तो क्या करते हैं, सिर्फ टिकटॉक के लिए यूज़ करते हैं कि मेरे को क्या चाहिए, आईफोन चाहिए किसके लिए, या हाई स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल चाहिए किसके लिए, टिकटॉक, क्योंकि मैं उसमें क्या दिखूंगा, गोरा दिखूंगा। इन द लॉन्ग रन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट बाय प्राइस स्कीमिंग डिसअपियर, द प्राइस इन फैक्ट गेट्स नॉर्मलाइज्ड अराउंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा आप और बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि टीवी भी हो सकती है, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है, या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही हो। आपको बोल रहा है कि लॉन्ग रन में पॉसिबिलिटी क्या होगी, इन द लॉन्ग रन द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट बाय प्राइस स्कीमिंग डिसअपियर, गायब हो जाएगी। तो जनरली शॉर्ट रन में ही आपकी प्राइसेस हाई रहती है। द प्राइस इन फैक्ट गेट्स नॉर्मलाइज अराउंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब लॉन्ग रन में जनरली प्राइस स्कीमिंग का पार्ट नहीं होगा और प्राइस एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास भी आ सकती है। शुरू में हाई प्राइस, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हो गई, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास आ गई। अब बोल रहा है कि अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन द प्राइस स्कीमिंग पॉलिसी कैन बी इजीली फॉलोड। सबसे पहला दे रखा है कि ये बोला नया प्रोडक्ट क्या है, एक नोवल है। नोवल आइटम मतलब क्या हो गया, यूनिक आइटम है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ बोला प्रेजेंट में कोई इसका कॉम्पिटिटर भी नहीं है। ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट को ही कस्टमर खरीदने ही करेगा उसी हाई प्राइस पे, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइप का कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही
नहीं है। अगर है भी तो वो पुराने फीचर का है, या हम बोल सकते हैं कि वो नए प्रोडक्ट के टक्कर में नहीं है। दूसरा, द प्रोडक्ट इज़ मीन फॉर द हायर इनकम ग्रुप हुज डिमांड इज़ इनएलास्टिक। आपको मैंने अभी भी बताया, हायर इनकम ग्रुप को डिमांड से, एक तो प्राइस से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो वो डिमांड इतनी कम नहीं करेंगे, कुछ 1-2% छोड़ के जाएंगे, वरना डिमांड इतनी कम नहीं होगी। तो मान के चलो अगर 20% प्राइस बढ़ गई, पहले 1 लाख का मोबाइल था, अब जैसे नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया तो 1,20,000 का हो गया, तो 1,20,000 होते ही डिमांड कम नहीं हुई। जिसको एप्पल का शौक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो वो एप्पल ही कंज्यूम करेगा, यानी एप्पल कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब एप्पल ही परचेज करेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द प्रोडक्ट इज़ मीन फॉर द हायर इनकम ग्रुप हुज डिमांड इज़ इनएलास्टिक। इनएलास्टिक का मतलब क्या हो गया, लेस इलास्टिक, ठीक है, यानी लेस देन 1। द फर्म कैन चार्ज ए हाई प्राइस विच विल हेल्प देम टू रियलाइज ए गुड शेयर ऑफ द हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। आपको पता है कि जैसे अब देखो मैं मोबाइल कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, बहुत ज़्यादा इनिशियल इन्वेस्टमेंट करती है। तो जैसे ही वो हाई प्राइस चार्ज कर रही है, तो उसका बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इन पे लगा है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा है, वो रिकवर हो जाएगा। तो बोल रहा है बहुत अच्छा शेयर क्या होता है, आपको रिकवर हो जाता है, उसमें आपको हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको क्या बोल दिया कि शुरू में इनिशियल बहुत सारे प्रमोशन एक्सपेंस होते हैं, सेलिब्रिटी को, स्टार्स को पे करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो। तो एक तरीके से बोल रहा है कि जब तक अदर कॉम्पिटिटिव पर्सन या अदर कॉम्पिटिटिव फर्म आएगी, उससे पहले ही आप क्या करोगे, ये शुरू के जो इनिशियल प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, हैवी एक्सपेंस होते हैं, उसको आप आराम से रिकवर कर लोगे, ठीक है। द फर्म आफ्टर स्क्वीजिंग द एंथुसियास्टिक बायर्स गोज ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस स्टेप बाय स्टेप so that it can reach the various section of consumers who are willing to buy it at a lower prices। तो अब उसके बाद देखते हो, मैंने आपको क्या बताया, पहले 1,20,000 पे, जैसे ही 4-5 महीने हो गए, उसके बाद आप देखना कि प्राइसेस धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि कंपनी फिर क्या करती है, अगले साल या उसी साल में मान लो एंड में क्या करती है, नया सेगमेंट या नया प्रोडक्ट लाने की करती है। तो आपको पता है कि जो पुराना प्रोडक्ट है वो बाकी सबके हाथ में भी पहुंच जाए। मान लो कि हायर इनकम के पास तो पहुंच ही गया, लेकिन अब मीडियम इनकम ग्रुप वाले के पास पहुंच जाए, तो वो कैसे पहुंचेगा, जैसे जैसे प्राइसेस क्या होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कम होती जाएगी। और इसके अलावा ऑफर भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिससे आप परचेज करने ही करते हो। आजकल तो आप देखते हो, देखो 0 इंटरेस्ट रेट पे क्या होता है, आपके कार्ड बन जाते हैं, तो आप तो वैसे भी परचेज कर लेते हो। फिर भी आपको पता है कि हाई प्राइसेस पे एक तरीके से कंपनी क्या करती है, फ़ायदा उठाती है। अब आपको दे रखा है प्राइस पेनिट्रेशन, इसमें जनरली क्या बोल रहा है, शुरू में प्राइस फिक्स की जाती है क्या, लोअर 1, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट आगे बढ़ता जाता है, तो उस केस में आप क्या करते हो, उसको प्राइसेस को वापस नॉर्मल कर देते हो। तो शुरू में आप प्राइस फिक्स लोअर 1 क्यों करते हो, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। तो आपको पता है कि अगर लोअर प्राइस करेंगे तब जाके ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपकी इतनी सारी भी गुडविल हो। तो आप उस केस में क्या करोगे, या तो लो प्राइस चार्ज करोगे, और अगर गुडविल होती भी है तो कॉम्पिटिटर बहुत सारे होते हैं, तो क्या पता वो आगे ना बढ़ जाएं, तो कभी कभी क्या करते हो, आप ऑफर देते हो। आपने मैगी देखी होगी, मैगी के साथ क्या आता है, कभी कभी बाउल भी आ जाता है प्लास्टिक का, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से आपको फ्री थोड़ी दिया जा रहा है, कंपनी अपनी एक तरीके से क्या कर रही है, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा रही है, उसी प्राइस में कंपनी आपको दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है, या कंपनी 3 के साथ 1 साबुन फ्री दे रही है, ठीक है। 200 ग्राम की यहाँ पे बोल रखा है एग्जाम्पल में, 2 चक्की है, यानी 2 पीसेज हैं साबुन की, सोप की, उसके साथ आपको 100 ग्राम का पीस फ्री दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है, कंपनी की कॉस्ट तो लग रही है ना, लेकिन कंपनी क्या करना चाहती है, अपने मार्केट के शेयर को खोना नहीं चाहती, बढ़ाना चाहती है एक तरीके से। तो यहाँ पे बोल रहा है द प्राइसिंग इज रिसोर्टेड टू व्हेन द न्यू प्रोडक्ट फेसेस ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। व्हेन द न्यू फर्म एंटर्स एन एग्जिस्टिंग मार्केट, जब ये बोल रहा है कि जब है ना एग्जिस्टिंग मार्केट में नई फर्म एंटर करती है, वेयर देर आर ए नंबर ऑफ फर्म, इट हैज़ टू पेनिट्रेट द मार्केट एंड अचीव एन एक्सेप्टेंस फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो जब नई कंपनी एक तरीके से क्या कर रही है, एंटर कर रही है मार्केट में, उसको लग रहा है कि मेरे को मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो वो भी क्या करेगी, प्राइस को पेनिट्रेट करेगी, मतलब उस हिसाब से सेट करेगी कि कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और उस पर्टिकुलर प्राइस पे उसके गुड्स को परचेज करने की करे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन दिस इट विल चार्ज ओनली वेरी लो प्राइस इनिशियली, होपिंग टू चार्ज ए नॉर्मल प्राइस लेटर। अब देखो होप क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो लो प्राइस पे जैसे ही एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो दूसरों को भी बताएगा, ऐसे करके अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, उसकी क्वालिटी दूसरों को दिखती जाएगी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जाएगी, ये बोल सकते हो। तो उस केस में वो आराम से बाद में क्या करेगा, प्राइस को नॉर्मल कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सोप से रिलेटेड यही बोल रखा है। बोल रहा है जैसे ही सेल बढ़ जाती है उस केस में जो ये ऑफर दिया गया है ना 100 ग्राम पीस फ्री, वो बाद में ले लिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो शुरू में जो डिस्काउंट दिया जा रहा था वो हटा दिया जाता है। आपने किसान सॉस देखी होगी या मैगी से रिलेटेड सॉस भी आती है,
तो जब भी मैं लेने जाता था उसके साथ कुछ ना कुछ ऑफ़र आता था, जैसे जेम्स भी मिलती थी, आपको पता हो। तो वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको पता है कि उसके राइवल फर्म भी बहुत सारी है, कॉम्पिटिटर भी बहुत सारा है। तो मैं क्या करता था कि किसान की नहीं लेता था, क्योंकि होती तो वो सस्ती थी, लेकिन मुझे पता है कि उसके साथ चाहे प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन उसके साथ जैम का एक क्या है, बॉटल अलग से मिल रहा है, या कुछ और चीज़ भी मिल रही है, या रैकेट भी मिल जाता था पहले कई चीज़ों के साथ। तो आपको पता है कि उसके साथ एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो प्राइसेस एक तरीके से क्या हो गई, मेरे लिए तो कम हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को रिक्वायरमेंट थी और मुझे उसके साथ मिल रही है। इन ए फॉरेन मार्केट, ए न्यू कंट्री में हैव टू पेनिट्रेट थ्रू ए हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप ग्लोबली जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, नई कंट्री में कुछ प्राइसेस क्या करनी पड़ती है, लोवेस्ट रखनी पड़ती है, या ऑफर जनरली देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पेनिट्रेट प्राइसेस में कभी कभी क्या होता है, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम पे भी प्राइसेस रखनी पड़ सकती है शुरू में, यानी लोअर प्राइस इतनी रखनी पड़ती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी, जो आपकी कॉस्ट लग रही है उससे कम पे आप प्राइस सेट करते हो। दिस कैन बी जस्टिफाइड इन द फॉलोइंग केसेस। क्यों? क्योंकि जो भी पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट देख रहे हो वो इतना बड़ा कॉस्टली भी नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं पर पीस के हिसाब से उसकी कॉस्ट कम है, और आपने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया हुआ है उसको। जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है तो आप आराम से डिमांड पूरी कर सकते हो। जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो आपने वो इकोनॉमी ऑफ स्केल का पार्ट पढ़ा है, जिस पे आप देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और आपको पता है कि जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब उसका लीड टाइम या हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन टाइम बहुत शॉर्ट है। तो शुरू में यही बोल रखा है 2 लाइन में। फिर आपको बोल रखा है कि बहुत ज़्यादा इसका मास कंजम्पशन होता है। मास कंजम्पशन मतलब क्या हुआ, बहुत पब्लिक यूज़ करती है। तो आपको पता है कि चाहे लोअर ग्रुप वाला हो चाहे हायर ग्रुप वाला हो, पर्टिकुलर उनको यूज़ करता ही है। सोप की बात करेंगे, साबुन की, सब यूज़ करते हैं। तो आपके प्रोडक्ट को मैं बोल सकता हूँ मीडियम क्लास वाला या मीडियम इनकम ग्रुप वाला भी यूज़ कर रहा है, और लोअर इनकम ग्रुप वाला भी यूज़ कर रहा है। हाई इनकम वाले तो क्या पता कोई अलग ब्रांड यूज़ करे, लेकिन यहाँ पे मास कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, आपका गुड्स बहुत अलग अलग सोसाइटी या सेक्शन के लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉस्ट क्या रही, कम आ रही है। प्रोडक्ट उस टाइप का होना चाहिए जिसकी एक तरीके से क्या है, ब्रांड लॉयल्टी बन रही है, ये बोल रहा है। द प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट राइट। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जनरली देखो आप प्राइस कम क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ये पेटेंट राइट के थ्रू प्रोटेक्ट होता तो आप ही बना सकते हो और कोई बना ही नहीं पाता। लेकिन यहाँ तो सब्स्टिट्यूट है, जब सब्स्टिट्यूट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कोई पेटेंट कॉपीराइट का पार्ट आएगा ही नहीं। ठीक, तो आप देख सकते हो सोप का कोई पेटेंट या कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क से रिलेटेड होता है। लेकिन सोप की जो हम टेक्निक बोलते हैं कि सोप कैसे बन रहा है, उससे रिलेटेड ज़रूरी थोड़ी हो। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हो कि साबुन कोई भी बना सकता है जिन्होंने इससे रिलेटेड लाइसेंस लिया हुआ है। अब वो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं वो उनके ऊपर है। ठीक, तो कोई एंटीसेप्टिक होता है, कोई सिर्फ ब्यूटी के लिए होता है ऐसे बोला जाता है, कोई फ्रेगरेंस के लिए होता है, ऐसे अलग अलग पार्ट में आते हैं। फिर आपको दे रखा है फियर ऑफ कंपटीशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट बहुत सारे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के और मास कंजम्पशन हो रहा है, तो उस केस में आपको लग रहा है कि कहीं आपका मार्केट का शेयर कम ना हो जाए, तो आप प्राइस पेनिट्रेशन करोगे ही करोगे। अब ये दे रखा है पीक लोड प्राइसिंग का। ये शायद मैंने आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट में लास्ट वाले पार्ट में करवाया था, पीक लोड प्राइसिंग का पार्ट, और मूवी का एग्जाम्पल दिया था कि जब भी आप मॉर्निंग का पार्ट देखोगे, मॉर्निंग का शो, तो वो सस्ता होता है, क्योंकि उस वक्त हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इतने ज़्यादा नहीं आते, या हम बोल सकते हैं जो मूवी देखने वाले होते हैं, ठीक है, दर्शक, वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन उसके बाद आप इवनिंग की बात करोगे, नाइट की बात करोगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं देखने वाले मूवी। तो वहाँ पे उस वक्त प्राइस क्या रहती है, हाई रहती है। जो भी मल्टीप्लेक्स वाला है वो प्राइसेस हाई चार्ज करता है इवनिंग में, नाइट में। लेकिन मॉर्निंग में आप देखोगे तो क्या होगा, 120 का भी मिल जाएगा शो आपको, ठीक है, 130 रुपीज़ का भी मिल जाएगा, 150 का भी मिल जाएगा। जैसे मैं भी गया हुआ, चाहे आप 10 बजे जाओ या उससे पहले भी जाओ, कभी कभी तो हमारे स्कूल के टाइम पे तो क्या होता था, यानी अराउंड 10 से 11 साल पहले जनरली क्या होता था, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे शायद ट्यूसडे और मेरे को ध्यान आ रहा है थर्सडे, तो उस वक्त 70 या 60 रुपीज़ की टिकट होती थी मॉर्निंग में, 8:30 का शो होता था। ठीक, और शाम का और इसके इवनिंग का और नाइट का क्या होता था, 230 का, 200 रुपीज़ का, 220 का उस टाइम। अभी तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो कि पीक लोड प्राइसिंग एक तरीके से इसमें ही आती है। तो इसमें जब आप पढ़ के देख लेना, देखिए क्योंकि टाइम जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिंपल पार्ट है और इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी टिपिकल नहीं हो सकता। यहाँ पे बोल रहा है कि हाई प्राइस चार्ज की जाती है कब, जब हाई डिमांड पीरियड हो, और जब लो डिमांड पीरियड हो तब लो प्राइस चार्ज की जाती है। तो जनरली बोल रहा है हाई ट्रैफिक, हाई डिमांड, हाई यूजेज हो तो उस केस में क्या होगा, हाई प्राइस चार्ज की जाएगी, और अगर लो डिमांड हो तो उस केस में क्या होगी, लो प्राइस चार्ज की जाएगी। जनरली ये बोल रहा है किस केस में होता है, नॉन स्टोरेबल गुड्स के केस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन, सिक्योरिटी सर्विसेज एट्सेट्रा। ठीक है,
तो यहाँ पे जनरली इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ की भी बात कर रहा है, बोल रहा है कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या ऑफिस में जनरली क्या होती है, दिन में आप बोल सकते हो डे टाइम में बहुत ज़्यादा क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और नाइट में नहीं होती इतनी। तो उस केस में क्या बोल दिया कि दिन में ज़्यादा यूज़ होती है तो उस वक्त क्या होंगे, चार्जेस हाई होंगे। लेकिन अगर नाइट में इतना यूज़ नहीं होता और कोई नाइट में कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है, तो क्या पता जो वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उससे कम फीस चार्ज करे या कम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट चार्ज करे या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एक्सपेंडिचर है वो कम चार्ज करे। तो आपको पता है कि जब ऑफ टाइम होता है, एक तरीके से हम बोलेंगे पीक टाइम जो नहीं होता, उसमें कम फीस ली जाएगी या कम पैसे लिए जाएंगे। और जब हाई चार्ज होता है यानी हाई डिमांड का पार्ट रहता है, ठीक है, पीक सीजन रहता है, तो उस वक्त ज़्यादा पार्ट लिया जाता है। ये बोला दीज आर द गुड्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड हैंस देयर प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज टू मीट द इंक्रीज डिमांड। तो आपको पता है कि जैसे डिमांड इंक्रीज होती है तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट भी हाई होगी। किस टाइम पे, पीक टाइम पे। ये बोल रहा है दस द मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो हाई ड्यूरिंग द पीक पीरियड एज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस दीज गुड्स इज लिमिटेड एंड हैंस द प्राइस इज सेट एट इट्स हाइएस्ट लेवल with an aim to shift the demand or at least the consumption of goods and service to attain a balance between demand and supply। तो ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो कि पर्टिकुलर हर चीज़ के लिए एक ही प्राइस चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो आपको अपनी कॉस्ट को निकालना है, तो उस केस में क्या करोगे, जब भी हाई डिमांड का पार्ट आएगा या पीक लोड टाइम आएगा उस वक्त आप क्या करोगे, हाईएस्ट प्राइस चार्ज करोगे। और जब भी ऑफ पीक टाइम आएगा जिसमें कस्टमर ज़्यादा नहीं आते तो आप क्या करोगे, एक तरीके से लोएस्ट प्राइस चार्ज करोगे ताकि और भी कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जांपल में ये बोल रखा है कि समर के दौरान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बोल रखा हाईएस्ट होता है कब, डे टाइम के दौरान, जब बहुत सारे ऑफिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, जिसे हम बोलते हैं पीक लोड टाइम। ठीक है। जबकि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लोएस्ट होता है नाइट के टाइम पे, जब सारे के सारे ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट यानी ऑफिसेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्लोज होते हैं, जिसे बोलते हैं हम ऑफ पीक टाइम। तो फर्म क्या चार्ज करेगी, हायर प्राइस चार्ज करेगी कब, डे टाइम पे, एज़ कम्पेयर टू प्राइस चार्ज एट नाइट। तो नाइट के कंपैरिजन में क्या करेगी, वो डे टाइम पे ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करेगी क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या लग रही है, हाई लग रही है। तो उस पर्टिकुलर डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेगी, वो प्राइसेस भी हाई चार्ज करेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट दे रखा है, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट का अराउंड 8 थ्योरीज है। और देखो पीक लोड प्राइसिंग का जब भी आप एग्जांपल देखो, जैसे मैंने 2 बताया आपको एग्जांपल, मूवी से रिलेटेड और ये इलेक्ट्रिसिटी से, आप और भी देखिएगा, आपको और भी सर्च करोगे तो मिलते जाएंगे एग्जांपल और आपको और भी थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट में जनरली एग्जाम में मैंने क्या बोला, यही पूछा है कि रैंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट फ्रांसिस ए वॉकर। आपको ये याद रखना एक तो चीज़ कि किसने एक तरीके से इसको डेवलप किया। अब इसका मतलब क्या है वो तो आपका पूरा का पूरा पार्ट है और क्रिटिसिज्म का पार्ट भी पूरा का पूरा है। अब देखिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे नहीं लगेगा या कुछ मुझे लगेगा भी जिसमें सिंपल मीनिंग है तो मैं आपको ऊपर से बता दूंगा, मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो क्या होगा इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये पर्टिकुलर टॉपिक इतने भी कोई टिपिकल नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, आप खुद भी रीड करोगे आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए अब अपन ने ये तो देख लिया कि रैंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किससे रिलेटेड है। एक तरीके से थ्योरी वाज डेवलप बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर, इसने डेवलप की। यहाँ पे इसने क्या बोला, प्रॉफिट इज़ द रेंट ऑफ एबिलिटी। तो देखिए आप याद रखना कि प्रॉफिट जनरली किससे रिलेटेड होता है, एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होता है। आगे जितने भी हम पार्ट पढ़ेंगे तो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड। लेकिन देखिए इन्होंने इसको किससे कंपेयर किया, रेंट से। अब रेंट किस पे होता है, लैंड पे। तो ये बोल रहा है कि जैसे अगर कोई सुपीरियर लैंड होगा तो उस पर रेंट भी अच्छा मिलेगा, तो वैसे ही अगर एंटरप्रेन्योर एफिशिएंट होगा यानी सुपीरियर होगा तो उस केस में उसको प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा, मतलब वो प्रॉफिट भी अच्छा कमा के देगा। एंटरप्रेन्योर उस हिसाब से काम करेगा, यानी अगर एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर है तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी अच्छा अर्न करके देगा। जैसे सुपीरियर लैंड होता है उस पर रेंट अच्छा होता है। आपके पास कोई लैंड है, खाली जगह है, ठीक है, खाली प्लेस है, अगर आपने वो प्रोवाइड किया और आपको अच्छा रेंट मिल गया तो आप क्या बोलोगे, यार इसकी वैल्यू अच्छी है। लेकिन आपके पास खाली प्लेस है, कोई आता जाता नहीं है और उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो जब आपने किसी को दिया तो आपको 1000 2000 ही पर मंथ रेंट मिला, या कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है तो जीरो रेंट हो गया। उसे हम बोलते हैं मार्जिनल लैंड। क्या बोलते हैं, मार्जिनल लैंड, या हम क्या बोलते हैं एक तरीके से नो रेंट वाला पॉइंट या नो प्रॉफिट वाला पॉइंट, ये बोल सकते हो ना। तो वैसे ही बोल रहा है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर सुपीरियर है ही नहीं या इनएफिशिएंट है तो उस केस में वो प्रॉफिट भी जनरेट करके नहीं देगा। तो इसको एक तरीके से कंपेयर किससे किया है, एंटरप्रेन्योर को लैंड से, और प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया, रेंट से, कि सुपीरियर लैंड पे रेंट अच्छा होता है तो वैसे ही सुपीरियर अगर एंटरप्रेन्योर होता है तो प्रॉफिट अच्छा होता है।
और अगर मार्जिनल लैंड होता है तो उस पर कुछ रेंट नहीं होता। तो वैसे अगर एंटरप्रेन्योर इनएफिशिएंट होता है या उसकी वर्किंग सही नहीं होती तो वो कुछ भी प्रॉफिट कमा के नहीं देगा, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल एंटरप्रेन्योर या नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रखा है सारे के सारे पार्ट में, एक बार आप ज़रूर पढ़ के देखना। इस पर्टिकुलर 4 पैराग्राफ तक आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे बोल रहा है वॉकर हैज सेड दैट प्रॉफिट इज़ द रेंट ऑफ एबिलिटी। प्रॉफिट एक तरीके से क्या है, आपकी एबिलिटी का रेंट है, यानी आप में जो एबिलिटी है, किसमें, एंटरप्रेन्योर में जो सुपीरियर एबिलिटी होगी, तो उस हिसाब से वो क्या कर रहा है, कंपनी को अर्न करके दे रहा है, तो लास्ट में उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे ये मान के चल रहा है कि हमेशा एक तरीके से जो सुपीरियर है वो प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन आपको पता है कि यार बिजनेस में और भी फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू प्रॉफिट कमाते हो, ना कि इसके थ्रू, इसलिए यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए। और एक तरीके से यहाँ भी पढ़ सकते हो, देखो क्या बोल रहा है, द इंडस्ट्री मैनेज्ड एंड रन बाय द मार्जिनल एंटरप्रेन्योर, यानी जो एक तरीके से बोलते हैं जो नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर है, इट्स सिमिलर टू मार्जिनल लैंड जस्ट एज द लैंड विच इज़ एट मार्जिन इज़ नो रेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा लैंड जो मार्जिनल लैंड है जिस पे कोई रेंट ही नहीं मिल रहा, उसी टाइप से अगर ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा के दे रहा तो वो किसी काम का नहीं है, यहाँ पे बोल रखा है। बट दे आर अदर इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स पजेसिंग सुपर एबिलिटी विच यील्ड्स प्रॉफिट। लेकिन क्या बोलता है, कभी कभी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल करता है, तो उसके पास क्या होती है, एक सुपर एबिलिटी होती है जिससे वो क्या गेन करके देता है, प्रॉफिट। तो इसका मतलब हो गया अगर सुपर एंटरप्रेन्योर है तो वो प्रॉफिट कमा के देगा, और अगर मार्जिनल या नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर है तो उसका नाम ही क्या है, नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर, तो प्रॉफिट कमा के देगा ही नहीं। यहाँ पे बोल रहा है द एंटरप्रेन्योर विथ सुपीरियर एबिलिटी एंड प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड ओवर द एबिलिटी ऑफ द मार्जिनल और नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, जो सुपीरियर एबिलिटी वाला एंटरप्रेन्योर है वो रिवॉर्ड के फॉर्म में प्रॉफिट कमा के देगा, किसके कंपैरिजन में, जो नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर या जिसको हम मार्जिनल एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक, इसलिए देखो यहाँ पे वॉकर ने जनरली क्या बोला कि जो प्रॉफिट का नेचर और एक तरीके से रेंट का नेचर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। किसने बोला, वॉकर ने, लेकिन मुझे तो अलग अलग डिफरेंस दिखता है, तभी मैं क्रिटिसिज्म का पार्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे, जैसे बोल रहा है रेंट इज ए डिफरेंशियल सरप्लस एक्रूइंग टू ए सुपीरियर लैंड ओवर द मार्जिनल और नो रेंट लैंड। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हो मार्जिनल लैंड, उस पर कुछ रेंट नहीं मिल रहा या मिल रहा है तो कम मिल रहा है, और सुपीरियर लैंड अगर आपका है उस पर रेंट आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो उसका डिफरेंस का पार्ट एक तरीके से आपका क्या है, सरप्लस जो भी है वो क्या एक तरीके से आपका रेंट हो गया। वैसे ही बोल रहा है प्रॉफिट क्या है, डिफरेंशियल सरप्लस विच एक्रू टू सुपीरियर एबिलिटी एंटरप्रेन्योर ओवर द मार्जिनल और नो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। मार्जिनल एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या हो गया, जो एक तरीके से क्या कर रहा है, नॉर्मल वेजेस अर्न करके दे रहा है, ये मान के चलो, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा पर्सन जो सुपीरियर एबिलिटी वाला है, एफिशिएंट है, उसकी बोल सकते हैं रिस्किंग एबिलिटी के थ्रू वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट करके दे रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट की बात की गई है वो जनरली कौन से प्रॉफिट की है, इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी जिसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या होता है, लॉन्ग रन में कोई भी अर्न करके दे सकता है, जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो या मोनोपोलिस्टिक में। क्यों, क्योंकि नई फर्म सेंटर हो जाती है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म में क्या दे रहेगा, सबसे पहले कि ये थ्योरी अनरियलिस्टिक है, आपको भी पता चल रही है क्यों। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है वॉकर्स व्यू ऑफ प्रॉफिट एज सरप्लस लाइक रेंट इज अनरियलिस्टिक एंड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ट्रू अप्रोच ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि और भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये नहीं कि एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और जैसे आपको बोल दिया कि लैंड पे रेंट मिल रहा है, अब लैंड तो नेचुरल चीज़ है, ठीक है, और लैंड पर्टिकुलर एक जगह पे ही फिक्स है, जबकि एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, अलग अलग पर्टिकुलर जगह पे जाके डिसीजन लेके काम कर रहा है। लैंड तो क्या है, एक तरीके से अगर आपका यूज़फुल है तो रेंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो हम एंटरप्रेन्योर स्किल की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो ऑपरेशनल स्किल होगी उसके हिसाब से एक तरीके से, यानी आपकी एबिलिटी के बेसिस पे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। जबकि यहाँ पे कोई एबिलिटी का पार्ट है ही नहीं। यहाँ पे कभी आपको क्या होगा, स्टैटिक एनवायरनमेंट में भी रेंट मिल सकता है और डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी रेंट मिल सकता है, मतलब जगह के अकॉर्डिंग रेंट मिल सकता है, इसमें कोई सा भी एनवायरनमेंट हो सकता है। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो सिर्फ डायनेमिक एनवायरनमेंट में मिलता है, मतलब एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है। अब देखिए अगले पॉइंट में क्या दे रखा है, इट इज़ नॉट ए ट्रू सरप्लस एस मार्शल हैज सेड। यहाँ पे क्या बोल दिया, द लैंड कैन अर्न पॉजिटिव और जीरो रेंट। ठीक है, हमें पता है, लेकिन बताओ लैंड पे जो रेंट होता है वो नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं।
या तो रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि एंटरप्रेन्योर जो भी प्रॉफिट की बात कर रहा है उसकी जगह लॉस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, जीरो पार्ट भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी। जबकि रेंट तो क्या होगा, या तो प्लस होगा या जीरो होगा, माइनस थोड़ी होगा। इसका मतलब वो लैंड खाली पड़ा हुआ है तो उस पर लॉस की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो जनरली एक तरीके से बोला, इट इज़ नॉट ए ट्रू सरप्लस एज मार्शल हैज सेड। ठीक, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात मत कीजिए, हम नॉर्मल पार्ट की बात कर रहे हैं। आप ये मत बोलना कि सर लैंड तो खाली पड़ा है तो वो भी तो एक तरीके से लॉस हुआ। हम नॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसने दे रखा है। अब आपको बोल रहा है प्रॉफिट ओनली इन ए डायनेमिक स्टेट। अब रेंट जो होता है वो चाहे स्टैटिक कंडीशन हो चाहे डायनेमिक हो। स्टैटिक कंडीशन जनरली क्या होती है, आपको पता है कि आपके जो भी फैक्टर प्रोडक्शन वो आपको मिल रहे हैं पूरे के पूरे फिक्स हैं, आप बोल सकते हो। फिर मैं बोल सकता हूँ कैपिटल मशीनरी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो फिक्स है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, ठीक है। कैपिटल का फ्लो आपका नहीं हो रहा, लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो और प्लांट ऐड कर रहे हो और मशीनरीज ऐड कर रहे हो, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, ठीक। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पार्ट भी हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी चेंज हो सकता है। तो रेंट तो कैसे भी इमर्ज हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट हमेशा डायनेमिक स्टेट में ही हो सकता है, मतलब डायनेमिक कंडीशन में हो सकता है, न कि स्टैटिक स्टेट में। स्टैटिक कंडीशन में तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट जो आपका नॉर्मल होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्म में होगा। याद रखना जब भी हम स्टैटिक की बात करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा आपका, नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जब भी हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे या इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे, तो वो तो डायनेमिक स्टेट में ही हो सकता है, ऐसे बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है प्रॉफिट इज़ नॉट गिफ्ट ऑफ एबिलिटी। आपको जनरली बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एंटरप्रेन्योरल स्किल की वजह से ही प्रॉफिट कमा सकते हो। बहुत अलग अलग सिचुएशन होती है, जैसे आपकी मोनोपोली भी हो सकती है बिजनेस की, कोई आपने इनोवेशन किया, कोई रिस्क है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हो, कुछ अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो। अब देखिए इसने पर्टिकुलर क्या करा, एंटरप्रेन्योर जनरली क्या बोला कि एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है, लेकिन यहाँ पे इसने देखो इस इंपॉर्टेंट फंक्शन को नहीं लिया कि एंटरप्रेन्योर एज ए रिस्क बियरर, कि अगर वो रिस्क बियरर होता है यानी रिस्क की कैपेबिलिटी के पार्ट में अगर आप देखो तो लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट होंगे। आपको पता है कि लॉसेस क्या हो सकता है, लॉस बाय फायर। क्या पता जो मेटल मंगाया हो उसके बाद में कॉस्ट और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाए, नहीं कॉस्ट एक तरीके से कम हो जाए तो आपके लिए वो कॉस्टली हो जाए पुराना वाला, और हम बोल सकते हैं कि दूसरे के लिए फ़ायदा हो जाए क्योंकि उसके लिए जो मेटल बन रहा है उसके लिए जो कॉस्ट हो रही है वो सस्ती बन रही है और हमारे लिए महंगी बन रही है, तो हमारा मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं जिसकी तरह हमें लॉसेस हो सकते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लग गए तो कभी कभी उस केस में हमें बैंकरप्सी का भी सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पे तो हमेशा क्या बोला, प्रॉफिट। क्या बोला, प्रॉफिट। तो व्हेन दिस इज़ डन, इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रॉफिट के साथ लॉसेस का पार्ट होगा तो कोई सरप्लस का एलिमेंट होगा ही नहीं। और जो आपने रेंट की पूरी एनालॉजी पढ़ी थी कि लैंड पे रेंट मिलता है, वैसे एंटरप्रेन्योर स्किल पे प्रॉफिट मिलता है, पर उसके साथ लॉसेस का पार्ट भी देखो तो उस केस में क्या हुआ, प्रॉफिट से लॉसेस या लॉसेस से प्रॉफिट एक तरीके से क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया और सरप्लस का कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। मोreover it fails to explain the profit of the ordinary shareholder of a joint stock company। आप जानते हो जो भी कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड, उसके जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो मेंबर के फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता है कि मेंबर्स को भी क्या मिलता है, डिविडेंड के फॉर्म में, या बोल सकते हो प्रॉफिट तो मिलता ही है। तो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर आपको बोल रखा है दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ द साइज ऑफ द प्रॉफिट्स। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमिक प्रॉफिट आप देखते हो, ठीक। तो जब भी आप पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर स्किल की बात करते हो या आप चलो आपने लैंड देखा तो आपको पता है लैंड स्कैर्स है, तो आप उसको बेस्ट वे में यूज़ करना चाहते हो। तो आप चाहते हो कि जो भी आपने एडिशनल उसका प्रोडक्शन किया है जो भी लैंड पे, तो एडिशनल यूनिट या एडिशनल लैंड का जैसे आपने यूज़ करा या एडिशनल लैंड पे या जो भी लैंड है उस पर जो आप एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हो वो प्रॉपर निकालना चाहते हो जहाँ पे वेस्टेज कम हो। पर्टिकुलर यही पार्ट बोल रहा है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर भी धीरे धीरे क्या होगा, काम करता जाएगा तो वो भी कभी ना कभी एग्जॉस्ट होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉफिट ही अर्न कर पाए। तो आपको एक तरीके से उसके कॉजेज़ पता करने पड़ेंगे कि प्रॉफिट का रीज़न क्या है, क्योंकि लॉसेस तो हमने ऊपर पढ़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चलो चलो यही बोल रहा है कि प्रॉफिट की साइजेस की बात कर रहे हो, लेकिन उसके मेन कॉज क्या है, कि आप बोल रहे हो कि एंटरप्रेन्योर क्या होगा, सुपीरियर होगा, अगर एफिशिएंट होगा तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट की साइज जो आपने बोली उसके कॉजेज़ क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो बोल रहा है इन द केस ऑफ रेंट ऑफ लैंड द पॉइंट इज़ नॉट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज द लिमिटेशन इज़ ड्यू टू नेचर। हेयर द रेंट थ्योरी कैन थ्रो नो लाइट ऑन द फंडामेंटल क्वेश्चन।
अब जनरली आप रेंट ऑफ लैंड की बात करते हो तो लैंड क्या बोल रहा है, एक नेचर के थ्रू है, तो उस केस में स्कैरसिटी का पार्ट आ जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योर स्किल में कहाँ से स्कैरसिटी का पार्ट आएगा? वो तो आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर जब भी होगा वो तो रिस्क लेगा, वो क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब इन सारे पार्ट का यूज़ करेगा, तब जाके वो प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो पर्टिकुलर कॉस्ट तो आपने बताया नहीं, बस आपने क्या बोल दिया कि उसके थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट करेगा। आपने लॉस का पार्ट भी नहीं लिया, तो प्रॉफिट का कॉस्ट तो बताओ क्या होगा, कारण क्या है। फिर आपको बोल दिया प्रॉफिट डू नॉट एंटर इनटू प्राइस, दिस कैन नॉट बी सेड हेयर। तो हमेशा हम ये बोलते हैं जब भी लॉन्ग रन की बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट हो, फर्म क्या कमाती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, याद रखना। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, प्राइस, वो कहाँ पे एंटर कर गई, एक तरीके से कॉस्ट के इक्वल हो गई। और प्राइस में जनरली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का एलिमेंट भी ले लेते हैं। तो प्रॉफिट एंटर कर गया प्राइस में, प्रॉफिट एंटर कर गया किस में, प्राइस में, आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब भी हमने ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा पार्ट पढ़ा, रैंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये बोलता है कि प्रॉफिट डू नॉट एंटर इनटू प्राइस। इसका मतलब आप हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाते हो, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, ये बोल रहा है। जबकि रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। हाँ, हम शॉर्ट पीरियड में क्या कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, नॉर्मल भी कमा सकते हैं, लॉसेस भी। लेकिन लॉन्ग रन में तो हम क्या करेंगे, जब भी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन आएगी या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन आएगी, तो उस केस में तो हम नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग मस्ट एंटर इनटू लॉन्ग पीरियड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन द शॉर्ट पीरियड प्रॉफिट में नॉट एंटर इनटू प्राइस, हमें पता है, बट इन द लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर नॉट बीइंग फिक्स्ड बाय नेचर, नॉर्मल प्रॉफिट मस्ट फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि रैंड थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, यानी फ्रांसिस से वॉकर के अकॉर्डिंग, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे वो आप इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाओगे या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे। जबकि आपको पता है कि आप लॉन्ग रन में जाओगे तो आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाओगे। तो रियल सिचुएशन में तो नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, जबकि इसने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। फिर आपको बोल रखा है सेकंड, द वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का पार्ट। अब देखो, वेज थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने पॉपुलराइज किया, प्रोफेसर टॉसिक एंड डेवनपोर्ट ने। दो ये बोल रहा है द टू मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट। इनके हिसाब से बोल रहा है प्रॉफिट्स आर बेस्ट रिगार्डेड एज सिंपली ए फॉर्म ऑफ वेजेस, दे एक्रू टू द एंटरप्रेन्योर ऑन अकाउंट ऑफ स्पेशल एबिलिटी। तो जैसे एक ओनर है वो काम कर रहा है, तो वैसे ही बोल रहा है कि जैसे लेबर काम करता है और लेबर को क्या मिलता है, उसकी सर्विस के बदले में वेजेस मिलती है, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को उसकी सर्विस के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट रिसीव होता है। जैसे हम जैसे क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो उसके बदले में क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। तो ये बोल रहा है जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए, हमारा पार्ट तो सर्विस के केस में हो गया, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर तो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने मेंटल सर्विसेज दी एक तरीके से, मतलब जो भी नॉलेज थी वो सामने वाले को बताई, और उसके हिसाब से जो भी फीस थी कंसल्टेंसी के हिसाब से डॉक्टर ने या लॉयर ने या टीचर ने एक तरीके से जो भी कोचिंग, ट्यूशन फीस बोल सकते हैं, जो भी ट्यूशन फीस थी वो चार्ज करी, ये बोल दिया। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हो, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करने का काम करता है, तो वो क्या करता है, सारे फैक्टर्स को अरेंज करता है, उसके बाद इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उसको बेचने का काम करता है, मार्केटिंग, ये सारा पार्ट अरेंज करने का काम करता है। तो उसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी, हार्डवर्क उसका भी लगता है। तो उस केस में प्रॉफिट की बात की जाती है, यानी सरप्लस की बात की जाती है। तो सरप्लस कैसे आता है, जो भी रेवेन्यू उसने रिसीव करा है उसमें से जो भी उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट या जो भी उसने उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस करें वो लेस करने के बाद जो पार्ट बच रहा है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये सेम पार्ट उसकी तरह ही है, जैसे एक लेबरर को, जैसे टीचर की बात करेंगे, जैसे ही पर्टिकुलर कोई लेबर जो उसके अंडर में काम कर रहा है उसको क्या मिलती है, वेजेस मिलती है उसकी सर्विस के बदले में, वैसे ही एंटरप्रेन्योर को अपने हार्डवर्क के लिए क्या मिलता है, या अपनी स्पेशल एबिलिटी के लिए क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारा पार्ट इसमें दे रखा है, पढ़ के देख लेना। अब आपको दे रखा है क्रिटिसिज्म का पार्ट। क्रिटिसिज्म में क्या दे रखा है, ये बोल रहा है दिस थ्योरी हैज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर इक्वेटिंग द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर विद दैट ऑफ द वर्कर्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इसका मतलब आपने एंटरप्रेन्योर का कंपेरिजन किसके साथ कर दिया, वर्कर के साथ। तो कुछ क्रिटिसाइज किया गया, जैसे वर्कर को तो पता है कि सैलरी मिलनी ही मिलनी है, अब तुम बताओ एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलना है क्या, नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ रिस्क या अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है। वेजेस को तो हमेशा, लेबर को तो हमेशा वेजेस मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो भी काम करेगा उसमें कुछ ना कुछ रिस्क रहेगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी, तो उसको तो लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक।
फिर यहाँ पे बल्कि क्या होगा, जब अगर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होगी तो लेबरर मतलब जिसको वेजेस मिल रही है तो उसके जॉब छूटने का भी उसको सामना करना पड़ सकता है, किसको, लेबरर को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से प्रॉफिट की आप बात कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर वक्त प्रॉफिट का पार्ट हो। अब आपको दे रखा है प्रॉफिट इज़ फ्लेक्सिबल, इट मे वेरी, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट आपको सेम मिले। जैसे हम लेबर की वेजेस की बात कर रहे हैं, लेबरर की, तो उसको वेजेस सेम मिलती रहेगी, बल्कि क्या होगा, एक पॉइंट टाइम बाद उसकी बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हो उसको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। लेकिन प्रॉफिट कभी क्या है, बढ़ता है, कभी कम होता है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, बिजनेस की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब ये बोला दिस थ्योरी साइलेंट ओवर द पेमेंट ऑफ शेयर होल्डर, पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। अब देखिए आपको पता है कि जनरली एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट का पार्ट पर्टिकुलर मिलता है। जैसे लेबर को क्या मिलती है, वेजेस मिलती है, आपने देखा। तो वैसे बोल रहा है जो शेयर होल्डर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के, वो कुछ भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उन्हें प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, किसके फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। जो भी मनी इन्वेस्ट उन्होंने की है उसके रिस्क के फॉर्म में एक तरीके से, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं करा फिर भी। तो ये थ्योरी ने जनरली इस पर्टिकुलर पार्ट को नहीं बताया कि ऐसा उन्हें क्यों मिलता है। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस कंटेंशन एज टू वाई दे आर पेड, कि उन्हें पे क्यों किया जाता है। सिर्फ उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में इतना सारा अमाउंट उन्हें पे किया जाता है, या किसी और रीजन की वजह से भी किया जाता है। तो आप ये बताइए, इसमें बताया नहीं क्या। इसी तरीके से बोल रहा है एंटरप्रेन्योर्स विंडफॉल और चांस प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर जनरली क्या कर सकता है, ये नहीं कि उसको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, याद रखना, कभी कभी उसको विंडफॉल मतलब अचानक से आने वाला फ़ायदा, जिसको आप गेन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गेन। तो एंटरप्रेन्योर कभी कभी विंडफॉल गेन या प्रॉफिट का चांस भी रिसीव कर सकता है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो देखो जो आपको नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट मिल रहा था, मतलब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये तो होता ही है, जैसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन विंडफॉल मतलब क्या हुआ, अचानक से होने वाला फ़ायदा। बट ए वर्कर कैन नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट वेजेज ऑफ चांस और विंडफॉल। लेकिन वर्कर को कभी भी ये नहीं कि एक्स्ट्रा वेजेज अचानक से मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एंटरप्रेन्योर को अचानक से प्रॉफिट कभी कभी मिल सकता है। क्या पता मार्केट की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाए, तो ओनर की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, आप देखते हो, बढ़ जाती है। और एक पर्टिकुलर आज तो आप देखोगे आजकल कि एंटरप्रेन्योर जो भी होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में उसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, ओनर, तो ओनर तो कुछ भी लिख देता है ना। अगर वो ट्वीट भी कर देगा कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि एक ने ट्वीट कर दिया कि मेरे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसने ट्वीट कर दिया, उसके शेयर की वैल्यू गिर गई और उसका 10-12% हिस्सा उसका गिर गया। उसने ये ट्वीट करा कि मेरे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से इससे ब्रेकअप हो गया, ऐसा उसने बोला और उसके शेयर की वैल्यू ही गिर गई। तो इस टाइप से भी हो जाता है आजकल, तो क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गया है। पर यहाँ पे इसका लेना देना नहीं है, तो मैंने ऐसे बता दिया। अब आपको दे रखा है द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये किसने दी थी, देखो ये आप जब नेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारे पार्ट दिखेंगे, जैसे स्टीगलर, स्टॉइनर, हैक का पार्ट तो दिखेगा ही, फिर एजवर्थ का भी दिखेगा, चैपमैन का भी दिखेगा, मार्शल का भी दिखेगा। तो जनरली ये किसकी बात करता है, जैसे बोल रहा है कि अगर आप में एंटरप्रेन्योर स्किल है, एक एंटरप्रेन्योर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो एडिशनल सर्विस यानी जो सर्विस देने पर एडिशनल प्रोडक्शन हुआ या एडिशनल रेवेन्यू गेन हुआ, तो वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। तो वो एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर लेबर अपनी सर्विस दे रहा है तो उसे क्या मिल रही है, वेजेस। कैपिटल पे जनरली क्या हो रहा है, इंटरेस्ट, और लैंड पे क्या हो रहा है, रेंट। तो वैसे ही बोल रहा है एंटरप्रेन्योर अगर अपनी सर्विस दे रहा है तो उससे रिलेटेड क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी का पार्ट आता है, ये इसमें बोला गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब लेबर को क्या मिलती है, वेजेस, कैपिटल पे क्या होता है, इंटरेस्ट, लैंड पे क्या होता है, रेंट। वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसको क्या मिलेगी, एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। मार्जिनल मतलब क्या है, एडिशनल प्रोडक्टिविटी, एडिशनल जो उसने सर्विस दी उसके बदले में जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी निकली और उससे क्या प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वैसे प्रॉफिट डिटरमिन होगा। तो यहाँ पे एक कर्व बनता है। फिर भी चलो यहाँ पे दे रखा है, अपन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिमांड कर्व ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व ऑफ द फैक्टर। फैक्टर कौन है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, या एंटरप्रेन्योर सर्विस बोल दीजिए, क्योंकि आप ये मत बोलना कि एक और एंटरप्रेन्योर लगाने पर, जैसे आप क्या बोलते हो, एक और लेबर लगाने पर क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसे मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हो ना आप, जो कि आपने देखो शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में देखा। वैसे ही ये मान के चलिए कि एक और एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो एंटरप्रेन्योर तो या तो एक होगा या ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब ओनर होंगे बहुत सारे, 3-4 एक साथ पार्टनर होंगे। तो एंटरप्रेन्योर सर्विस के बदले में ऐसे बोल सकते हो, जब भी एंटरप्रेन्योर सर्विस दी उसके बदले में जो एडिशनल प्रोडक्शन हुआ तो वो किसके थ्रू हुआ, फैक्टर के थ्रू, मतलब एंटरप्रेन्योर सर्विस के थ्रू।
ठीक। तो उसके थ्रू एक कर्व बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी कर्व, MRP कर्व बोल सकते हो, या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व बोल सकते हो, या डिमांड कर्व भी बोल सकते हो। डिमांड फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज बेस्ड ऑन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व, वाइल इट्स सप्लाई डिपेंड अपॉन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ट्रांसफर अर्निंग ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या है, अगर वो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर कहीं और सर्विस देता, अगर और कहीं सर्विस देता तो वो कितना सप्लाई कर पाता, जो कि वो पर्टिकुलर अपनी कंपनी में या अपने बिजनेस में सर्विस दे रहा है और एक तरीके से डिमांड को पूरी कर रहा है। अब देखिए सप्लाई का सोर्स पता नहीं रहता तो वो एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि हम सारी बात किसकी कर रहे हैं, डिमांड की कर रहे हैं। जबकि सप्लाई का देखो यहाँ पे फैक्टर क्या दे रखा है, फिक्स दे रखा है, ये सप्लाई का कर्व है और ये किसका है, डिमांड का कर्व है। जहाँ पे पर्टिकुलर एक पॉइंट मिल रहा है तो देख सकते हो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोडक्शन के पार्ट को बता रहा है। यहाँ देखिए बोल रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिमेन मीन्स एन एडिशन टू टोटल प्रोडक्टिविटी व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर, याद रखना। वी कैन डिटरमिन द एंटरप्रेन्योर एबिलिटी बाय एम्प्लॉइंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ एंटरप्रेन्योर और विड्रॉइंग इट। अब आप बोलोगे सर एक ही ओनर है तो एक और लगाएंगे क्या, नहीं। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो और काम कर रहा है और एफर्ट लगा रहा है, तो वो कितना और एफर्ट लगा रहा है जिससे वो प्रोडक्शन कर पा रहा है, ठीक। या कितनी उसमें स्किल है, पर्टिकुलर ये बात कर रहा है। द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, नीचे एक बार पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये MRP क्या है, डिमांड कर्व है फॉर एंटरप्रेन्योर। SS क्या आपका ये सप्लाई कर्व है एंटरप्रेन्योर का। बोथ द कर्व कट ईच अदर एट L पॉइंट वेयर द OE इज़ द सप्लाई। जहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक तरीके से जो ये OE2 है ना, ठीक, तो ये बोल रहा है इज़ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ये OE एक तरीके से सप्लाई एंड डिमांड बताएगा एंटरप्रेन्योर के लिए, और OS इज़ द प्रॉफिट लेवल, ये वाला पार्ट, विच इज़ इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे एंटरप्रेन्योर इतना प्रॉफिट कमा रहा है और एक तरीके से वो किसके बराबर है, जो कि हम बोल रहे हैं कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। डिमांड एक तरीके से प्रॉफिट के पार्ट को डिनोट कर रही है और जो सप्लाई है वो किसको डिनोट कर रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, या जिसे हम ट्रांसफर अर्निंग ऑफ एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन दिस लेवल ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन एज इट इज़। तो देखिए वही मैंने क्या बताया, जब भी लॉन्ग रन की बात करेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा अगर या मोनोपोलिस्टिक होगा तो क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। बट ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड एंड एंटरप्रेन्योर में अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट एज वेल। तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया, सुपर नॉर्मल, या जिसको आप इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हो या प्योर प्रॉफिट भी बोलते हो, जहाँ एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या बोल दिया कि क्या पता, हमने तो ये शॉर्ट रन का बताया अगर आपको कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्या होगा, जो डिमांड है इज इक्वल टू क्या, सप्लाई है। डिमांड का मतलब एक तरीके से एडिशनल वो सर्विस देने पर जो एडिशनल प्रॉफिट कमा के दे रहा है, जैसे हम बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी किसके बराबर है, उसकी ट्रांसफ़र कॉस्ट के बराबर, कि अगर वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को यहाँ नहीं लगाता कहीं और करता तो वो कितना अर्न करके देता, मतलब कितना सप्लाई करता, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं और अर्न करके देता तो क्या करता, ज़्यादा कमा के भी दे सकता था, ये बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है when the supply of entrepreneur is OE1 the entrepreneur is earning abnormal profit equal to SS1, ठीक है। चाहे ऊपर देख सकते हो ये वाला पॉइंट बोल रहा है, ये रहा। तो OE1 और OS1 प्रॉफिट कमा के दे सकता था, तो यही पर्टिकुलर आपको बोल रखा है। The abnormal profit, this abnormal profit will disappear in the long run when new firm will enter the industry under perfect competition and there will be normal profit only। ये तो मैंने आपको बताया कि देखिए जब भी परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट आता है या मोनोपोलिस्टिक आता है तो नई फर्म्स आ जाती है मार्केट में लॉन्ग रन में, तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो सोच रहे थे कि कमाओगे वो नहीं कमा सकते और नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पाते हो। अब क्रिटिसिज्म में आपको दे रखा है क्या कि ये थ्योरी किस पे, एक तरीके से वही अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे, जहाँ पे जनरली क्या माना जाता है कि देखिए जब हम एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हैं तो सपोज करो मैंने जैसे बोला कि एक ही एंटरप्रेन्योर सर्विस की बात कर रहा है, अगर एक ओनर है, मान के चलो कि 10 ओनर है। अब मान के चलो कि आप बोल रहे हो कि अगर एक ओनर आपने एक्स्ट्रा लगाया तो एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर एक और ओनर लगाया तो एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ। तो आप देखिए आपका जो MRP कर्व है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, मतलब एक तरीके से डिमांड पूरी होती जा रही है। तो आप ये बताइए कि हर एंटरप्रेन्योर क्या होमोजीनियस होता है क्या, सबकी स्किल सेम होती क्या, नहीं। यहाँ पे हमें ये पता करना है, हमें ये बताना है क्रिटिसिज्म में कि एंटरप्रेन्योर एफिशिएंसी क्या होती है, हर पर्सन की डिफर होती है। Therefore, it is not possible that there will be one marginal revenue productivity curve for all entrepreneurs.
सो प्रॉफिट कैन नॉट बी सेम। इसलिए जो आप ये एक कर्व देख रहे हो सारे एंटरप्रेन्योर के लिए, ज़रूरी नहीं आपका सेम हो। किसी का कैसे बनता है, किसी का कैसे बनता है, किसी का कैसे बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सबका ऐसे ही बने, क्योंकि सबकी एबिलिटी या स्किल क्या होती है, अलग अलग होती है सब एंटरप्रेन्योर की। फिर आपको बी पॉइंट में क्या बोल रखा है, दिस थ्योरी फेल्स टू डिटरमिन प्रॉफिट एक्यूरेटली। देखिए ये तो वही पार्ट है जिसमें जनरली बता रहा है कि हर एंटरप्रेन्योर की जो एफिशिएंसी है वो डिफ़र करती है। सिस्टम्स मेथड जैसे वो काम करते हैं वो सारे के सारे अलग अलग होते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट भी क्या होगा, एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। फिर सी पॉइंट में क्या बोल रखा है, जो एमआरपी यानी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, जिसको आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो नॉर्मल टर्म में, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की होती है वो मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर दूसरे एंटरप्रेन्योर से डिफर करता है। पर मान के चलो कि ये बोल रहा है कि अगर फर्म में एक ही एंटरप्रेन्योर है तो फिर कैसे प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे? फिर तो एंटरप्रेन्योरशिप सर्विस की बात करेंगे, फिर तो उसकी सर्विस, तो जैसे जैसे वो सर्विस देता जा रहा है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन कैसे निकालता जा रहा है, ऐसे देखोगे आप। तो इसलिए बोल रहा है कि कभी कभी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सही नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या बोला जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर और आया तो फिर कैसे प्रोडक्शन हुआ, फिर एक और एंटरप्रेन्योर आया। पर जबकि अगर फर्म में एक ही एंटरप्रेन्योर है तो ये हम कॉन्सेप्ट पता ही नहीं कर सकते, बिकॉज अनलाइक अदर फैक्टर्स देयर कैन बी ओनली वन एंटरप्रेन्योर इन ए फर्म। तो वैसे ही आपको पता है कि देखो लेबर में तो क्या कर सकते हो, एक और लेबर लगाया तो प्रोडक्शन क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट पता कर सकते हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पता कर सकते हो। लेकिन इसमें आप कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का पार्ट लगा सकते हो और डिमांड कर्व को आप डाउनवर्ड स्लोपिंग बना सकते हो, ये बताइए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एंटरप्रेन्योर है। फिर आपको बोल दिया इट इज़ वन साइडेड थ्योरी। इसका मतलब क्या है, वही कि जब हमने डिमांड का पार्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के थ्रू लगाया, देखिए क्रिटिसिज्म ऊपर दे रहे हैं तो ऊपर के पॉइंट को भूल जाओ। आपको पता है कि वन साइड थ्योरी, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड की बात कर रहे हैं जो कि नीचे गिर रहा है, सप्लाई का पार्ट हम पर्टिकुलर फिक्स बना रहे हैं जो हमने देखा। तो यहाँ पे देखो बोला दिस थ्योरी टेक्स इनटू अकाउंट ओनली द डिमांड फॉर एंटरप्रेन्योर एंड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सप्लाई और अवेलेबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर। आपने बोला लिया तो सही, देखिए वो लिया, वो पर्टिकुलर क्या दिया, स्ट्रेट लाइन लिया, हॉरिजॉन्टल लिया कर्व के, लेकिन ये नहीं बताया कि इसकी सोर्सेज कहाँ से है, कि सप्लाई का सोर्स कहाँ से है, सप्लाई कहाँ से आ रही है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कहाँ से आएगा, ठीक है, कैसे अवेलेबल होगा वो भी तो पता करो, क्योंकि एक ही एंटरप्रेन्योर है। या हम बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर फर्म है उसमें ओनर काम कर रहा है, तो और कहाँ से एंटरप्रेन्योर लेके आ जाओगे, इसलिए। फिर आपको बोल रहा है कि दिस इज ए स्टैटिक थ्योरी, ये क्या है, एक स्टैटिक थ्योरी है। वेयर ऑल एंटरप्रेन्योर कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, दे हैव नॉट कंसिडर्ड दैट द वर्ल्ड इज डायनेमिक ऑल्सो। तो आपने जो ये पढ़ी ये स्टैटिक थ्योरी है, जबकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो सकता है, जो कैपिटल फ्लो है यानी कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है उसमें चेंज होता ही है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट तो होगा ही होगा। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा सकते हो, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, समझ गए। फिर आपको बोल रहा है दिस थ्योरी हैज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट द विंडफॉल और चांस और गेन और इवन मोनोपोली प्रॉफिट। याद रखना कि अब मैं आपको पर्टिकुलर ई और एफ का एक साथ बता देता हूँ पार्ट, कि ये स्टैटिक थ्योरी है तो ये क्या बोलती है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हो, सारे के सारे एंटरप्रेन्योर क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन आपको पता है कि वर्ल्ड डायनेमिक है, जैसे डायनेमिक पार्ट होता है तो आप नॉर्मल से ज़्यादा भी कमा सकते हो, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ये बोल रहा है। इसके अलावा कभी कभी आप विंडफॉल गेन या विंडफॉल प्रॉफिट भी कमा सकते हो और मोनोपोली प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो यही नहीं कि सिर्फ आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ, आप ये भी कमा सकते हो, सुपर नॉर्मल विंडफॉल प्रॉफिट भी कमा सकते हो, और कभी कभी आप मोनोपोली प्रॉफिट भी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर आपके गुड्स की डिमांड होने लग गई, इमेज बन गई, गुडविल बन गई, तो लोग आपके गुड्स को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको मोबाइल कंपनीज़ का नाम बताया, ठीक, जैसे वन प्लस बताया और एप्पल बताया, तो आपको पता है कि वो मोनोपोली प्रॉफिट आप गेन कर सकते हो। अब मुझे लग रहा था कि पर्टिकुलर मैं आपको एक ही पार्ट में बता सकता हूँ, लेकिन पार्ट थोड़ा ज़्यादा है और मुझे बताना क्या है, आराम आराम से है पर्टिकुलर, क्योंकि आपको समझ में भी आए। और अभी मैंने ये जो वीडियो बनाई थी ये 2 बार बना दी, लेकिन क्या है कि लाइट जाने की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई थी, लाइट जाने की वजह से 2 बार बीच में ही काम सारा अटक गया। अब मैं पर्टिकुलर ये नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो को और खींचूँ और बीच में लाइट चले जाए और मेरा काम एंड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो को यहीं तक ही रोक रहा हूँ, और अगली वीडियो में बाकी थ्योरीज़ का पार्ट कवर करेंगे 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक का तो पार्ट समझ में आ गया होगा कुछ कुछ, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से पार्ट देखना है कि जनरली क्या बोल रखा है। जैसे अगर मैं आपको चलो बताऊँ
कि जब भी आप ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे आप जनरली किसकी बात करोगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात करोगे। तो एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी की बात कर रहे हो कि एक और एंटरप्रेन्योर लगाने से एडिशनल प्रोडक्टिविटी क्या निकल रही है, ऐसे याद रखिए। सेकंड वाले में क्या बोलोगे कि वेजेस थ्योरी ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो जैसे लेबर को वेजेस दी जाती है वैसे एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। फिर इसमें देखोगे फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे क्या बोलोगे, जैसे लैंड पे रेंट दिया जाता है वैसे ही एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, जैसे सुपीरियर लैंड होगा वैसे उसको रेंट मिलेगा, वैसे अगर सुपीरियर एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोच के करना है। तो ये आपका पार्ट खत्म हो गया। बाकी कितनी बचेगी अपनी, बाकी 5 थ्योरीज और बचेगी, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।